हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी कर आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में शिक्षा शास्त्र के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा कवर कर लिया जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में पूरा टोटल 50 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं ये पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो 100 नंबर अगर पक्का करना तो सारे क्वेश्चन फटाफट आइए तैयार कर लेते हैं। साथ में मैं आपको याद भी करवा दूंगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा कंसंट्रेट बनाए रखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन तैयार करवा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न देख पा रहे होंगे। ये जो है पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार से अच्छे तरीके से मैंने जो है ये पूरा आंसर प्रेजेंट किया था। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न और एक आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। दोनों टाइप के सवाल यहाँ से मिलेंगे। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ तक हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन यहाँ पे पहले देख लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए आंसर देखते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को अब मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्त्री शिक्षा की 4 समस्याएं क्या हैं। ठीक है, स्त्री शिक्षा की 4 समस्याएं क्या हैं। तो पहली समस्या देखिए, सामाजिक बाधा। ठीक है, सामाजिक बाधा सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहला पॉइंट है। तो आगे इसमें लिखेंगे, कई स्थानों पर स्त्री शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। यानी समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं, समाज के लोग ऐसे हैं जो ना तो शिक्षित है और ना ही किसी को शिक्षित करना चाहते हैं, खासकर महिलाओं को, लड़कियों को। तो यहाँ पे स्त्री शिक्षा में सामाजिक बाधा पहला पॉइंट आपकी आ जाएगी। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, आर्थिक समस्या। शिक्षा आज की डेट में इतनी महंगी हो गई है कि जो गरीब बच्चे हैं वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं। यहाँ पे गरीब जो है, गरीबी के कारण परिवार की लड़कियां जो होती हैं वो शिक्षा उतना खर्चा नहीं दे पाती हैं शिक्षा पर, तो इसीलिए जो वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं। तो सामाजिक बाधा के साथ साथ आपकी आर्थिक बाधा भी यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि उतना पैसा होता नहीं है कि वो वहाँ पे उतना पैसा लगा पाए। तो इसीलिए जो है वो एजुकेशन से, जो उच्च शिक्षा है, उससे वंचित रह जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुरक्षा की कमी। यहाँ पे अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसी बुराइयां देखने को मिलती हैं, ऐसी कुरीतियां देखने को मिलती हैं। स्कूल जाने में लड़कियों की सुरक्षा में एक बड़ी चिंता जो है व्यक्त की जाती है। कभी भी बदमाशी, छेड़खानी, बदतमीजी होती रहती है। तो यहाँ पे जो है सुरक्षा की कमी भी एक प्रकार से शिक्षा में कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है परंपरागत सोच। परंपरागत सोच का मतलब ये है यहाँ पे कि कुछ समाजों में यह मानते हैं कि लड़कियों को केवल जो है घर संभालना होता है। अभी भी ऐसी पुरानी परंपराएं हैं। परंपरागत मतलब कि पुरानी परंपराएं हैं, जो सोच वाले हैं, पुराने जमाने की सोच वाले हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लड़कियों को पढ़ा लिखकर क्या करेंगे, उनको घर का काम ही करना है, इससे अच्छा कि वो घर का काम ही करें। ठीक है, तो ये भी एक तरह से जो है यहाँ पे 4 समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो आराम से इनको 4 समस्या को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षण बताइए। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो आइए देखते हैं। पहली विशेषता है आत्मनियंत्रण की क्षमता। आत्मनियंत्रण मतलब ये तो खुद पे कंट्रोल करते हैं, खुद पे अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं, क्या गलत है क्या सही है उसका फैसला ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला पॉइंट आत्म नियंत्रण की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है समस्याओं को सुलझाने के सकारात्मक सोच होती है। अगर उनकी लाइफ में कभी भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं और एक अच्छी डिसीजन लेते हैं कि क्या करना चाहिए उस टाइम पे। अगर इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ है तो सही फैसला ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है समाज के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण। समाज के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है, अच्छा इंसान है, तो कहीं के समाज के भलाई के लिए काम करता है। और जो समाज के भलाई के लिए काम करेगा तो समाज भी उसके ऊपर इस तरह से अपने आप को कहे कि भाई क्या इंसान है, वो समाज के हित के लिए काम करता है, तो समाज को भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। यानी अगर आप किसी का मदद करते हैं तो आपका भी लोग मदद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भावात्मक स्थिरता। भावनात्मक स्थिरता का मतलब ये है कि उसके अंदर एक ऐसी शालीनता भाव आ जाती है जिससे वो एक सरल स्वभाव का इंसान लगता है। और एक बात बता दूं कि जिस डाल में
फल लगते हैं वो डाल झुक जाती है, ठीक है। वही बात यहाँ पे है, उसमें जब इंसान के अंदर शालीनता आ जाती है, स्वस्थ होता है, ज्ञान आ जाता है, तो पूरी तरह से भावनात्मक स्थिरता दिखाई देती है उसके अंतर्गत, ठीक है। तो 4 पॉइंट पूछा गया, 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान यहाँ पे देखेंगे तो यह विज्ञान मानसिक स्थिति, भावनाओं और व्यवहार का अध्ययन करता है। जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है, मानसिक स्वास्थ्य यानी मन आपका स्वास्थ्य है, यानी दिमाग स्वास्थ्य है, आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से, तो आपके अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है, भावना का मतलब विचार उत्पन्न होना, ठीक है। आपके अंदर कुछ ऐसी विचार उत्पन्न हो रहे हैं और अच्छे विचार उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। व्यवहारों में कुछ अध्ययन देखने को मिलता है, मतलब व्यवहारों में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर एक कोई बीमार व्यक्ति है उसके व्यवहार में देख लीजिए परिवर्तन, और जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसके व्यवहार में देख लीजिए, कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, ताकि व्यक्ति के स्वास्थ्य मानसिक स्थिति को बनाए रखा जा सके। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं तनाव प्रबंधन, अवसाद उपचार। तनाव प्रबंधन का मतलब ये होता है कि किसी के पास टेंशन होता है ना, तो टेंशन को इस प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं कि उनको पूरा पूरा वो तनावग्रस्त कर देता है और बीमारी की हालत में आ जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तनाव प्रबंधन होते हैं ना, टेंशन को मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, तो इस प्रकार से जो टेंशन होता है उसको दूर फेंकते हैं और टेंशन जो होती है उसका समाधान करते हैं कि भाई समस्या आई है तो उसका समाधान क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अवसाद का उपचार, अवसाद का मतलब होता है जो भी आपके अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं, जो परेशानी है उसका उपचार करना अवसाद उपचार कहलाता है। तो आप इसमें इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं, उदाहरण के सहित पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पुरस्कार देते समय ध्यान रखने वाली 4 सावधानियां क्या हैं? अगर किसी को पुरस्कार दिया जाता है तो उसकी 4 सावधानियां क्या हैं, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, व्यक्ति की योग्यता के अनुसार पुरस्कार देना चाहिए, यानी जो व्यक्ति है उसकी व्यक्ति की जो है उसकी योग्यता क्या है और उसकी क्षमता क्या है, क्या वो योग्यता रखता है जो उसको पुरस्कार दिया जा रहा है, क्या उसकी क्षमता है, तो अगर उसकी क्षमता है, योग्यता है, तो बिल्कुल पुरस्कार दिया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, सार्वजनिक रूप से पुरस्कार देना। अगर किसी को पुरस्कार दिया जाता है तो कहीं भाई चुपके नहीं होता है वो कि यहाँ कहीं पे चुपके से जो है पुरस्कार दे दिया जाए, नहीं, पुरस्कार दिया जाता है तो समाज के सामने, यानी आपको अगर मिला होगा पुरस्कार कभी तो आपके विद्यालय में पुरस्कार दिया जाता है, तो किसी भी एक ऐसी विशेष परिस्थिति में दिया जाता है जो वहाँ पे कॉलेज में कोई फंक्शन होती है, 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर कोई भी फंक्शन होता है, वहाँ पे बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है ताकि समाज में हो, उसका नाम हो, समाज देखे कि बच्चे ने कुछ काम किया है, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे 2 पॉइंट इसमें और है, तो यहाँ पे देखिए, निष्पक्षता बनाए रखना। निष्पक्षता बनाए रखने का मतलब ये है कि मान लो 2 बच्चे हैं, किसी का 90% है, ठीक है, किसी का 90% है, किसी का 90.1% है, तो अब बताइए इसमें से सबसे फर्स्ट पे कौन आएगा? तो जवाब होगा फर्स्ट पे तो ये आएगा, लेकिन अगर फर्स्ट इसको बना दिया जाए तो ये निष्पक्ष हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि निष्पक्ष यहाँ पे जो है एक प्रकार से देखा जाए कि आपको निष्पक्ष मतलब किसी का भेदभाव नहीं करना है, जो सही है उसी का जो है आपको पुरस्कार देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई टॉप पे आया है उसको हटा के दूसरे को लगा दिया जाए, ऐसा नहीं होना, निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है, किसी का पक्ष नहीं लेना है। आगे है, पुरस्कार से प्रेरणा मिले यह सुनिश्चित करा जाए, ठीक है। पुरस्कार से प्रेरणा मिले मतलब इस प्रकार से पुरस्कार प्रदान करना है कि दूसरे बच्चों को मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले, उससे कुछ सीखे कि बच्चा ये अगर पुरस्कार पाया तो किस लिए पाया है, क्यों पाया है, इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, तो दूसरों को प्रेरणा जरूर मिलना चाहिए, ऐसा पुरस्कार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे कि यार इंसान क्या पुरस्कार दिया है, पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न आते हैं। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी? तो यहाँ पे 4 से 5 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में मिक्स करके दोनों आपको देखने को मिलेंगे, निश्चित उत्तरीय और अतिरिक्त उत्तरीय दोनों। जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या शिक्षा, आइए देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा वह है जिसमें जनसंख्या वृद्धि, उसके प्रभाव,
परिवार नियोजन आदि के महत्व को सिखाया जाता है। जैसे बढ़ती जनसंख्या के पर्यावरण प्रभाव इसके बारे में बताया जाता है। जैसे यहाँ पे शिक्षा के बारे में बात कही जा रही है, शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब कि आपको कोई चीज़ सिखाया जाता है, कोई चीज़ पढ़ाया जाता है, कोई चीज़ समझाया जाता है, वो शिक्षा है। और किसके बारे में? जनसंख्या के बारे में, यानी जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है, जनसंख्या प्रभाव कैसे पड़ रहा है, जनसंख्या का कैसे कंट्रोल किया जाए, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान क्या है, इन सब के बारे में पूरा का पूरा जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आराम से आप इसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके सामने, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो विदुषी महिला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माध्यमिक शिक्षा जो आयोग है उसे मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का एक बार कमेंट करिएगा कि जो है क्या ये आंसर सही है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान समय जो पर्यावरण का शिक्षा का उद्देश्य है वो ये है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, ये पर्यावरण का उद्देश्य माना गया है। ठीक है, आराम से इसे आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों यहाँ पे है कि हम करके सीखते हैं, हम करके सीखते हैं किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन डीवी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जॉन डीवी ऐसे भी लिख सकते हैं, हम करके सीखते हैं, इन्होंने कहा। बहुत कमाल की परिभाषा कही इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है, रुचि के दो स्रोत बताइए, रुचि के दो स्रोत कौन कौन से हैं? इंटरेस्ट किसमें आपको है? तो देखिए, स्रोत में व्यक्तिगत अनुभव, ठीक है, और वातावरण का प्रभाव, ये भी इंटरेस्ट रखता है कि व्यक्तिगत अनुभव मतलब कि आपके पास कितना अनुभव है किसी चीज़ का, और जो वातावरण है वहाँ का, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, तभी तो इंटरेस्ट आता है। जैसे लोगों को खेलने में मज़ा आता है ना, तो खेलने में मज़ा क्यों आता है? क्योंकि वहाँ का वातावरण अच्छा होगा, वहाँ का वातावरण जैसे भयानक ठंडी पड़ रही हो या फिर ओले पड़ रहे हो, बारिश हो रही है, तो क्या आप वहाँ पे खेल पाएंगे? नहीं। इसका मतलब वातावरण का प्रभाव पड़ना चाहिए, और पड़ता भी है। व्यक्तिगत अनुभव, अगर आपको खेलने का अनुभव नहीं है तो क्या आप खेलने जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो सिंपल सी बात ये है, रुचि के दो स्रोत में आपको रुचि में इंटरेस्ट है, किसी चीज को काम करने में इंटरेस्ट है, तो व्यक्तिगत अनुभव। दूसरा ये है वातावरण, वहां पे प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मध्यकालीन से भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य देखिए यहाँ पे, केवल धार्मिक शिक्षा पर जोर देना, ये सबसे बड़ी समस्या या दोष माने गए। नेक्स्ट है, व्यावसायिक और व्यवहारिक शिक्षा की कमी, जो व्यावसायिक और व्यवहारिक शिक्षा है इसमें कमी देखने को मिलती है। आगे है, केवल उच्च वर्ग के लिए शिक्षा सुलभ किया जाता था। तो पहले क्या होती थी, जो शिक्षा मिलती थी वो उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा मिलती थी, निम्न वर्ग लोगों को शिक्षा नहीं मिलती थी। महिलाओं को शिक्षा को जो है अनदेखा किया जाता था। तो ये सब जो है मध्यकालीन शिक्षा पे जो है इसके मुख्य दोष माने गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट, RMSA का विस्तारित रूप क्या है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है इसका पूरा नाम है। आप ऐसे हिंदी में भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो मातृभाषा होना चाहिए। मातृभाषा में जितना आप सीख सकते हैं उतना अंग्रेजी, उर्दू, फारसी में नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा का विषय वस्तु क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण, ये विषय वस्तु हो जाएगा, और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना, ये भी विषय वस्तु के अंतर्गत आएगा। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, इसमें आपका प्रदूषण रोकथाम ये भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो वयस्कों को साक्षर बनाना और जीवन कौशल प्रदान करना, ये राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य लक्ष्य माना गया है। ठीक है, साक्षर बनाना, सभी पढ़े लिखे, सभी के पास नॉलेज हो, और सभी जो है अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखे, कौशल को प्राप्त करें और रोजगार प्राप्त करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? तो मुस्लिम शिक्षा का संस्कार बिस्मिल्लाह संस्कार से प्रारंभ होता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, RTE का विस्तारित रूप क्या है? तो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, इसका जो है पूरा विस्तारित रूप हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई? तो 1889 में, 1889 में राष्ट्रीय ओपन स्कूल का जो है स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण का संबंध किस प्रकार के प्रशिक्षण से है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण का संबंध किस प्रकार से प्रशिक्षण से है? तो यहाँ पे देखिए व्यवहारिक और समस्या पर आधारित प्रशिक्षण से है। यानी आपके जीवन में क्या बदलाव हो रहे हैं, उस समस्या का समाधान कैसे आप निकाल सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है, परामर्श के विभिन्न प्रकार बताइए। परामर्श लोग लेते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, तो क्या सलाह लेते हैं? शैक्षिक परामर्श लेते हैं, भाई क्या मुझे इंटर के बाद क्या करना है, मुझे क्या करना है, आईटीआई करनी है या फिर ग्रेजुएशन करना है, फिर किसी चीज तैयारी करनी, क्या करना है, तो आप जो है परामर्श लेते हैं, किसी से सलाह लेते हैं। तो शिक्षा के बारे में लेते हैं तो शैक्षिक हो जाएगा। ठीक है। व्यवसायिक परामर्श, अगर आपको कोई बिजनेस करना है, कोई व्यवसाय करना है, कोई व्यापार करना है, तो आप उसके बारे में जब किसी से सलाह लेते हैं तो व्यवसायिक परामर्श के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे, व्यक्तिगत परामर्श। आपके निजी लाइफ में किसी से सलाह लेनी है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आप उनसे कुछ सलाह ले सकते हैं कि भाई देखो मेरी समस्या है, समस्या का समाधान क्या होगा, तो आप व्यक्तिगत परामर्श किसी से ले सकते हैं। मनोवैज्ञानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श का मतलब ये किसी चीज को, आपको दुख है, टेंशन है, तनावग्रस्त है, तो किसी से सलाह ले सकते हैं कि इसका समस्या का समाधान क्या है, मनोवैज्ञानिक रूप से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो 4 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध कैसे होता था? तो वैदिक काल जो था उस टाइम पे गुरु शिष्य का जो संबंध होता था वो अत्यंत सादर और विश्वास पर आधारित होता था। गुरु ज्ञान देते थे और शिष्य सेवा करते थे। कितना बढ़िया प्रक्रिया थी। आज के दिन में तो गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही खतरनाक हो गया है। अगर कोई भी गुरु किसी बच्चे को थोड़ा सा डांट दे, मार दे, तो भैया और जो शिष्य होते हैं ना, वो रोड पे खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं रोड पे मिलना। ठीक है, ये समस्या हो जाती है। आगे बात करते हैं, जन्मजात रुचि का उदाहरण क्या है? जन्मजात रुचि यानी बचपन से जैसे जन्म हुआ उसी से बच्चे का इंटरेस्ट हो गया कि मुझे करना है, ये करना है। तो जन्मजात रुचि वह है जो जन्म से ही होता है। जैसे बच्चे का संगीत में स्वाभाविक रुचि, संगीत में, डांस में, ये सब स्वाभाविक रूप ही है। बचपन से बच्चे हंसते खेलते नाचते गाते ये सब अपना स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 48 सामने है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मानसिक समस्याओं का निदान करना यानी उसका उपचार करना, ये इसका उद्देश्य माना जाता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, सकारात्मक मानसिक का विकास करना। सकारात्मक मानसिकता का विकास करने का मतलब ये है कि आप अच्छा सोचें, अच्छी बातें सीखें और अच्छा काम करें। आज की डेट में लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया बिजी जाते हैं और रील्स देखना शुरू कर जाते हैं, और फिर रील्स में ऐसे ऐसे वीडियो आते रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें उसमें दिखाई देते हैं जिससे इंसान अच्छी चीज़ें नहीं सीखता है, गलत चीज़ ज़्यादा सीखता है। तो आपको सकारात्मक मानसिक विकास करने के लिए ये आपको सिखाया जाता है, इसका उद्देश्य हो जाएगा। तनाव प्रबंधन, टेंशन मुक्त हो जाना, कोई भी टेंशन हो तो टेंशन मुक्त हो जाना, उसके लिए ऐसा जो है मैनेजमेंट करना है, उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो है उद्देश्य माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बहुत ही कमाल की सेंटेंस लिखी गई कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, इसके बारे में टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, इसका मतलब है कि बुद्धि विचारों और अवधारणाओं की समझने और उनके आधार पर समस्याओं को हल निकालने का सक्षम है। ठीक है। बुद्धि अमूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन का मतलब ये है कि अमूर्त का मतलब होता है वो चीज जो हम चिंतन कर रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे मन में कौन कौन से विचार चल रहे हैं, कि आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। यानी मेरी जो बुद्धि है उसके हिसाब से मैं जो चिंतन कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, वो अमूर्त दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं चिंतन कर रहा हूँ। आप भी कुछ ना कुछ चिंतन कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि बुद्धि विचारों और अवधारणाओं के समझने और उनको समस्याओं को हल निकालने के लिए चिंतन अमूर्त चिंतन के नाम से जाना जाता है। जैसे गणितीय समस्याओं का हल करना, आप मन में जिसे प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो प्रश्न सॉल्व करते समय आप उसमें देख पाएंगे कि कौन सा हम प्रोसेस हल कर रहे हैं, तो अपने दिमाग में चिंतन करते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, गणितीय समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 50 है, लास्ट क्वेश्चन, दंड क्या है?
दंड क्या है। ठीक है, दंड भैया आपको मिला होगा कभी स्कूल में, तो दंड एक प्रकार की सजा है जो अनुशासन बनाए रखने के लिए दी जाती है। अनुशासन नहीं रखते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं तो आपको दंड दिया जाता है। गलत काम करने के लिए भी चेतावनी दी जाती है, दंड दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने कवर किए हैं। जो भी क्वेश्चन है आप इन्हें देख सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो जो है एक नंबर बता दे रहा हूँ, आप इस पे जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। 83 82 47 99 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कमेंट कर देंगे, मतलब व्हाट्सएप कर देंगे तो जो है आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करा देंगे। आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।